गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारी फसल का जो टॉपिक बच गया था। कौन सी फसल थी? तारामीरा, जिसको हम रॉकेट क्रेस के नाम से जानते हैं। इसको हम दुआ भी कहते हैं। इसका जो अगला पॉइंट था वो था उन्नतशील किस्में। देखिए उन्नतशील किस्में, क्योंकि देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बहुत बड़ी बड़ी कंपटीशनों में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, जेट में और आपके बोर्ड सिलेबस में ये किस्में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप लोग लिख लिख कर याद किया करो। देखिए बेटा, इसकी पहली किस्म है आई, क्या? ITSAT, देखना, ITSAT 27 टी है ये देखना, टी है 27 ITSAT। ये किस्म बहुत ही बढ़िया है तारामीरा की। देखिए तारामीरा एक ऐसी फसल है जो आप लोग चाय जैसी मृदा में आप लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में देखना दूसरी किस्म है कौन सी? RTM, क्या है? RTM, ये जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्ण तारा। किसके नाम जानते हैं? कर्ण तारा। देखना, कर्ण तारा। ये किस्म है, दो किस्म बताइए आपको, ITSAT 27 और RTM जिसका पूरा नाम है कर्ण तारा। हम इसको क्या कहते हैं? इस किस्म को RTM के नाम से जानते हैं, वैसे कहते क्या है? कर्ण तारा। ठीक है। इसके बाद में देखना तीसरे नंबर पर आती है RTM 2002। RTM 2002, ठीक है ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? नरेंद्र तारामीरा। नरेंद्र तारामीरा। ये देखिए तारामीरा, क्वेश्चन में लिखता हूं यहां, देखना RTM 2002 नरेंद्र तारा। इसके बाद में 4 नंबर पर आप लोग किस्म देखिए आगे, इसको कहते RTSA। देखना RTSA, इसको किस नाम से देखना, क्या है? 150, क्या है? 150 RTSA 150। ये बहुत ही बढ़िया किस्म है जो किसान अपने खेत में बुआई करते हैं और उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। देखिए बेटा, इसके बाद में हमारा टॉपिक है उन्नतशील किस्म के बाद में टॉपिक आता है बीज स्तर। कितनी बीज की मात्रा लेनी है ये ध्यान होना चाहिए। देखना आपकी बुक के अंदर, जो वायु की बुक है उसमें दे रखा है 4 किलोग्राम 4 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोगों को बीज की मात्रा लेनी है। जबकि इसका फैक्ट 5 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज दर लेवे। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका बीज जो जर्मिनेट बहुत कम करता है, इसलिए इसकी मात्रा भी हमको बढ़ाकर लेनी है। क्योंकि हम सरसों की देखिए सीसी क्षेत्र में 2.5 से 3 किलोग्राम ही लेते हैं, ठीक है ना। आरसीसी क्षेत्र में हम क्या करते हैं? 4 से 5 किलोग्राम तक लेते हैं, बताया था आपको। उसी प्रकार से देखना इसकी जो बीज दर है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से लेवें। इसके बाद में देखना बीजोपचार। देखिए बीजोपचार, ये देखिए बीजोपचार, क्योंकि बीज की मात्रा का निर्धारण किया। इसके बाद में बीजोपचार, तो देखना बेटा बीजोपचार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ग्राम मेनकोजेब 2
2 ग्राम मैनकोजे प्रति किलोग्राम, यहां पर प्रति का चिन्ह लगा रहा हूं, देखना, प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, बीजों के हिसाब से उपचारित करके बुआई करें। इसके बाद में आप लोग ट्राइकोडर्मा से भी आप लोग उपचारित कर सकते हैं। कितना? आप लोग 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेकर भी आप लोग प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए बेटा ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट है, मैनकोजेब ले लीजिए या ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, देखना, अगला पॉइंट आता है हमारा यहां पर बुआई का समय। देखना क्या है, बुआई का समय, देखना, बुआई का समय, बुआई का समय, बुआई का समय। ये देखिए, ये पॉइंट किसान को पता होना चाहिए कि इसकी बुआई कब करें कब नहीं करें बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखना इसकी खेती, ये देखिए 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इसकी खेती कर दें या इसकी बुआई कर दें। ये ध्यान रखना, इसकी 15 अक्टूबर से 30 नवंबर को कि इसकी बुआई कर देवें। तो ये ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जेट के अंदर कि ये इसकी बुआई कब करते हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर देवें। अब देखना बेटा, यहां पर मैं अगला पॉइंट लेता हूं, पौध अंतरण, पौध अंतरण। ये देखिए पौध अंतरण, क्योंकि आप लोगों ने यहां पर बुआई का एक बार देखना, बुआई के बाद में आप लोग सिंचाई का करना, देखना आप लोग सिंचाई करना जरूरी है, सिंचाई। उसके बाद में आप लोग पौध अंतरण लेना, क्योंकि सिंचाई करेंगे तभी हम इसका पौधों का बीच का गैप बनाएंगे। ये देखना आप लोग, सिंचाई, पहली सिंचाई बीज को बोने के बाद 40 से 45 दिनों बाद फसल की बुआई सिंचाई करें, फसल की सिंचाई करें। कितने दिन बाद में? 40 से 45 दिन बाद में, अर्थात फूल बनते समय, ठीक है बेटा। ये देखिए आप लोग 40 से 45 दिन के बाद अर्थात फूल बनते समय इसकी सिंचाई करें, ठीक है। इसके बाद में देखना नंबर 2 पर देखना आप लोग, दूसरी सिंचाई का निदान कब करेंगे, फली में दाना। वैसे आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं आप सिंचाई, तो यहां पर दूसरी सिंचाई कब करेंगे, फली में दाना बनते समय। क्या? फली में दाना बनते समय, फली में दाना बनते समय, फली में दाना बनते समय। यहां देखना, यहां पर बुआई के तुरंत बाद आप पौध अंतरण भी ले सकते हैं, यहां पर सिंचाई भी ले सकते हैं। तो यहां ध्यान रखिए, सिंचाई का हमने निर्धारण किया है। पहली सिंचाई 40 से 45 दिनों के बाद में अर्थात फूल बनते समय इसमें सिंचाई कर देवें, और दूसरी है फली में दाना बनते समय की आवश्यकता अनुसार, जब इसकी स्टेज हो ये अवस्था तब इसकी सिंचाई कर देवें। पौध अंतरण देखना बेटा, यहां पर L गुना L, यहां पर R to R भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर फसल के अंदर L गुना L ही रखते हैं, लाइन टू लाइन। तो यहां पर कितनी रखते हैं लाइन टू लाइन, 45 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं? 45 सेंटीमीटर। और यहां पर पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी है बेटा, 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर। देखना यहां पर 15 सेंटीमीटर रखा है मैंने, इससे पौधे आसानी से अपनी वृद्धि कर लेते हैं, किसी प्रकार के रोगों का आक्रमण नहीं होता है, और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है।
देखिए बेटा, जिस आप लोगों को मैंने जब भी इस फसल शुरू की थी, हम इसकी फसल शुरू की थी, तो इस फसल का सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका वनस्पति नाम क्या है, ठीक है ना, इसका कुल क्या है, इसका फैमिली क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है। ये बातें आप लोगों को फसल में, तारामीरा की फसल में बताया है। यहां जिसका नाम इरुका सेटाइवा है, ध्यान रखिए, तारामीरा का वनस्पति नाम क्या है, इरुका सेटाइवा, ध्यान रखिए। यहां पर हमारा जो पॉइंट था, इस फसल का जो शेष बच रहा था, वो था उन्नतशील किस्म। क्या है, उन्नतशील किस्में, जिसका देखना है यहां पर पहली किस्म मैंने ITSAT 27 RTM, जिसको कर्ण तारा के नाम से जानते हैं, RTM 2002, जिसको नरेंद्र तारा के नाम से जानते हैं, और अंतिम हमारी किस्म है RTSA, जो हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है, 150, ठीक है ना। तो इसको हम क्या देखिए, इसको बुआई के लिए काम में लेते हैं। ये नरेंद्र तारा भी क्या है, वैसे हम ज़्यादातर स्थानीय किस्मों की बुआई कर देते हैं, जैसे तारामीरा लगातार 2-4 साल तक हम उसी को बोते रहते हैं और चलता रहता है काम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ये अभी देखना, ये ऐसे पॉइंट है जो हमारे जेट के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद भी देखना बेटा, खाद एवं उर्वरक क्या है, खाद एवं उर्वरक। ये देखें आपने, खाद एवं उर्वरक, आप लोग देसी खाद जितनी आप आवश्यकता अनुसार डालना चाहें वो डाल देवें, और उर्वरक हैं वो आप लोगों को निश्चित मात्रा में डालने होते हैं। तो यहाँ पर देखना, मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस कितनी मात्रा लेनी है वो बता रहा हूँ आपको। देखना, यहाँ पर नाइट्रोजन आप लोग ले सकते हैं 30 kg, है ना, और यहाँ पर फास्फोरस कितना लेंगे, 15 से 20 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से। यहाँ भी प्रति हेक्टर है, और यहां पर नोट डालिए आप लोग, नोट किसमें, 200 से 250, ये देखिए आप लोग, 200 से kg प्रति हेक्टर के हिसाब से जिप्सम भूमि में मिला देवें, भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देवें, अच्छी प्रकार से मिला देवें। ये देखिए बेटा, क्योंकि जिप्सम फसल में तेल की मात्रा अधिक बनाता है और दाने में चमक लाता है, इसलिए जैसे मूंगफली है, सरसों है, तारामीरा है, ये ऐसी फसल है जिसमें जिप्सम देना अति आवश्यक है। जैसे अभी हमारी ये 6 नंबर पर चल रही है तिलहनी फसलों के अंदर, तारामीरा कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर है। अब जैसे 7वां नंबर हम पढ़ेंगे अलसी, अभी जो अगली फसल आएगी अलसी, लाइनम यूसिटेटिसिमम, लाइनम यूसिटेटिसिमम इसका वानस्पतिक नाम है अलसी का। और इसके अंदर देखना बेटा, जो अगली फसल हम पढ़ेंगे अलसी वाली आएगी, 7वें नंबर पर है, वो तिलहनी फसलों के अंदर रखा गया है। तो इससे क्या, तेल और रेशा दोनों प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। जैसे पश्चिमी इलाके हैं तो इसको अलसी को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से, फ्लैक्स के नाम से जानते हैं, लिलेन के नाम से भी जानते हैं, फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत सारे नाम है। उसी प्रकार से जैसे तारामीरा है, इस तारामीरा को हम रॉकेट क्रेस के नाम से भी जानते हैं, तारामीरा के नाम से भी जानते हैं, और किस, दुआ के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि आप लोग ऐसे ऐसे नाम बेटा बड़े बड़े जो राइटर की बुक में उसमें भी देख नहीं पाते हैं कि दुआ है क्या, क्योंकि जेड के अंदर ऐसे प्रश्न घुमा कर फेंक देता है जिससे बच्चे उसको सेटलमेंट नहीं कर पाते और गलत कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, दुआ किसको कहते हैं, तारा को ही कहते हैं, तारामीरा को, ये ध्यान रखिए, किसको कहते हैं, तारामीरा को। तो
तो ये ध्यान रखिए, ये तिलहनी फसलों की 6 नंबर पर फसल आती है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये एग्जाम के अंदर, इसके अंदर किस्में वगैरह हैं, बीज की दर है, ये जो कंपटीशन है उसमें पूछ लिया जाता है और आप लोग गलत कर देते हैं। तो देखना यहाँ पर सिंचाई का निर्धारण हो गया, सिंचाई के निर्धारण के बाद में देखना यहाँ पर खाद एवं उर्वरक, और इसके बाद में देखना हम इसका निर्धारण कर किसका, खरपतवार नियंत्रण। देखिए या अंतराकृषि लिख दीजिए आप लोग, एक ही बात है, अंतराकृषि। ये देखिए अंतराकृषि, देखिए बेटा यहां पर अंतराकृषि के अंदर क्या करेंगे, 20 से 25 दिन बाद में हम क्या करेंगे, 20 से 25 दिन बाद में क्या करेंगे बेटा, हम फसल में निराई गुड़ाई करेंगे, और जो भी निराई गुड़ाई के अंतर्गत जो भी खरपतवार निकल सके उतने निकाल देते हैं, भूमि की ऊपरी परत तोड़ देते हैं, जिससे वायु का आवागमन सुचारू हो जाता है। क्योंकि भूमि की पपड़ी बन जाती है, चाहे कोई भी फसल देख लीजिए, चाहे तिलहनी देख लीजिए, चाहे क्रियास्कोप देखिए, चाहे लेग्यूमिनेसी कुल की जिसको फेबेसी कुल की कह सकते हैं वो देख लीजिए। तो देखिए इन सभी में क्या करना पड़ता है, निराई गुड़ाई करना पड़ता है। अगर किसान समय पर निराई गुड़ाई कर देता है बेटा, तो वो बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जड़ों का विकास भी अच्छी प्रकार से हो जाता है। हाँ, जड़ों में पोषण भी अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लेता है पौधा। हाँ, और दूसरी बात क्या करता है कि वायु के जो रंध्र बंद हो जाते हैं उसमें वायु का आवागमन सुचारू हो जाता है, चालू हो जाता है, जिससे क्या होते हैं जो हमारे लाभदायक जो कीट है या मित्र कीट है वो भी अपनी क्रियाएं करने में जुट जाते हैं। क्योंकि हवा का बंद कर दिया जाना तो क्या होगा बेटा, वो कीट क्या करेंगे, अपनी क्रिया न करके क्या करेंगे, किसान को उल्टे काम करने लग जाएंगे। ठीक है ना, कभी कभार जिस प्रकार से एक व्यक्ति है, घर का सदस्य है, ये मान लीजिए घर के सदस्य ये काम कर, ये काम कर, तो आप लोग क्या करेंगे, बार बार उसको टॉर्चर कर रहे हैं तो वो क्या करने लग जाएगा, उल्टा काम करने लग जाएगा। ठीक है ना, तो वो आपको लाभ की तुलना में क्या करने लग जाएगा, हानि पहुंचाने लग जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भूमि के अंदर भी जो लाभदायक कीट हैं, अगर आप लोग इसको डिस्टर्ब करते हैं तो निश्चित रूप से क्या कर देते हैं बेटा, ये भी उल्टी क्रिया करके फसल को चौपट कर देता है। ठीक है, और किसान को अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है। देखिए हमारी देखना, यदि बेटा अगर किसान अगर ये एन पी और के, क्योंकि इसमें के की देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एन पी नाइट्रोजन, फास्फोरस और के पोटेशियम, ये ध्यान रखना, ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रमुख पोषक तत्व हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, जिसको हम आवश्यक पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखिए, ये प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार दिया होता है, क्योंकि भगवान के द्वारा भूमि के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक व्यक्ति है हष्ट-पुष्ट है, आप लोग क्या करेंगे बेटा, उसको हष्ट-पुष्ट होने के कारण उसको पचा रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा कार्य करवा रहे हैं। हाँ, और काम करते करते क्या हो गया, वो थक जाएगा, थक के वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर हम एक ही व्यक्ति को कार्य के अंदर काम ले रहे हैं तो वो कमजोर होकर कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जैसे परिवार के अंदर 8 सदस्य है तो 8 बरोबर काम करेंगे तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। उसी प्रकार से क्या होता है कि भूमि के अंदर भगवान के द्वारा निःशुल्क उपहार दिया होता है, अन्यथा किसान अपनी लाख कोशिश कर लें तो भी नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति भूमि को नहीं करा सकता है। ठीक है ना बेटा, तो देखना यहां पर देखिए, यहां हम एक ही लगातार फसल को बो देते हैं, जिससे वो फसल क्या करती है, एक ही पोषक तत्व को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं और उस भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी या फास्फोरस की कमी या पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, हमारे को सिस्टोमेटिक तरीके से इनका निर्धारण करना होता है उर्वरक का। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। अंतराकृषि में क्या करेंगे, हमारा अगला पॉइंट है अंतराकृषि। अंतराकृषि में क्या करेंगे बेटा, हम भूमि के अंदर क्या करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, फसल की बुआई करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, निराई गुड़ाई करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, खरपतवार नियंत्रण फ्लूक्लोरोलीन। ठीक है,
1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेकर भूमि में अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है, खरपतवार नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम विभिन्न प्रकार के शाकनाशियों के द्वारा भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमारा जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शाकनाशी है उसका नाम हमने बताया बेटा। ठीक है, उसका नाम है फ्लुक्लोरोलिन। ठीक है, जो तिलहनी फसलों के अंदर बहुत सारी तिलहनी, जैसे मूंगफली में लिया है, सोयाबीन में भी लिया है। ठीक है, तो ये जैसे सरसों में क्या लिया था हम, ग्लाइफोसेट लिया था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ये अंतराकृषि के अंदर हम शाकनाशी जो भी ले रहे हैं, सिंचाई कब करनी है, पौधंत्र कितना रखना है, बुआई का समय कितना है, बीज की मात्रा कितनी है, बीजोपचार। ठीक है ना, ये सिस्टमेटिक से तरीके से चलता रहता है, तो हमारा जो पॉइंट है वो गलत नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं बेटा, हम देखना, ये देखिए यहां पर अगला हमारा जो पॉइंट है वो देखना, कीट देखना। क्या है, कीट देखिए आप लोग। कीट इसमें मोइला है, मोइला, मोइला, ये देखिए मोइला पहला कीट, जिसको आप थ्रिप्स भी कहते हैं, चेपा भी कहते हैं, अड़ भी कहते हैं। किसान भिन्न भिन्न नामों से इसको जानता है। तो देखना बेटा, ये इतना छोटा कीट होता है जिसको देखने पर छोटा लगता है, लेकिन काम क्या करता है, खतरनाक करता है। क्योंकि छोटा कहावत में, छोटा और सबसे खोटा। ठीक है ना, तो ये सबसे छोटा होता है और फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये क्या करता है, फसल एवं फलियों से क्या करता है, रस, इसके दानों से भी रस चूस लेता है। दानों से क्या कर लेता है, रस चूस लेता है, जिससे फसल भी कमजोर हो जाती है और साथ में क्या होते हैं बेटा, दाने भी कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, इसके लिए क्या करेंगे हम, मोइला अगर कीट का प्रकोप हो रहा है तो देखना, एक आपके सामने टिड्डी, क्या किसका प्रकोप हो रहा है, टिड्डी का हो रहा है। देखना, टिड्डी, जो रेगिस्तानी टिड्डी है वो सबसे खतरनाक है। अभी आ रही है, क्योंकि मौसम में आर्द्रता है, टिड्डी आ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये भी क्या है, इंसेक्ट है। क्या है, इंसेक्ट है। ये कीट क्या होते हैं, जहां दलदल क्षेत्र होते हैं, जहां समुद्री इलाके होते हैं, वहां से क्या होती है, सबसे ज्यादा होता है इनका प्रकोप। ठीक है ना, अब इसका प्रकोप होने पर या इसका आक्रमण होने पर, ये क्योंकि ये दल में चलती हैं, क्या चलती है, दल में, जैसे 5-6 मीटर लंबा और 4-5 मीटर चौड़ा या 10 मीटर लंबा, ये इतने तो ये दल बनाकर चलती हैं। ठीक है ना, जैसे बीच बीच में गैप, जैसे 8 मीटर लंबा उसके बाद में, या 5 मीटर लंबा है या 6 मीटर उसके गैप दे देते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं। तो ये क्या करती हैं कि फसल को बिल्कुल क्या करती है, ठोक कर देती है, बिल्कुल चट कर देती है, और उसके जो तना है उसको पूरी तरह से खा जाती है। इसके दांत काटने वाले और चबाने वाले होते हैं, ये ध्यान रखना, ये सबसे खराब है। जिस प्रकार से मोइला है ना, उसी प्रकार से ये भी एक क्या है, इंसेक्ट है। जैसे आपकी, जैसे बहुत सारे, जैसे आगे पढ़ेंगे आप लोग, ये देखिए मैं आपको ये सब्जेक्ट बता रहा हूं, एंटोमोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं बेटा, ये ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केवल कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के कीटों की लाइफ साइकिल जानेंगे कि ये कीट अपने जीवन चक्र, जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसको कंप्लीट को क्या कहेंगे, पूर्ण रूपांतरण। जो पूर्ण रूपांतरण किसे कहते हैं, कि वह कीट जो चारों अवस्था से होकर गुजरता है उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम कहते हैं पूर्ण रूपांतरण। ठीक है, और एक है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो उसको कहते हैं अपूर्ण। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, यहां पर विभिन्न प्रकार के कीटों की हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो देखना बेटा, ये टिड्डी भी आ जाएगी, मोइला भी आ जाएगा, आपके जो विभिन्न भी जितने भी कीट हैं वो आपके सामने इस बुक के अंदर होंगे। उसका अध्ययन कर लेंगे ना तो आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त होगी। जिस प्रकार से डिजीज हैं, हाँ, इसके बाद में क्या आएंगे, डिजीज जिसको रोग कहते हैं कि विभिन्न फसलों में रोग लगते हैं, हाँ, जिसको किसान को पता ही नहीं रहता है। सिर्फ वो तो एक चीज का पता रखता है कि एग्री क्लिनिक की कहाँ दुकान है, ये चीज ध्यान रखता है, ठीक है ना, वो भगता है और उस दुकान के पास में जाता है। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि उसके पास में ऐसी कुछ दवाएं हैं जो सेटिस्फाई नहीं रखता है, उसके पास में वो ज्यादा से ज्यादा क्या लेना, सच्चाई बात है, उसको कमीशन चाहिए। तो देखना बेटा, ये जो दवा है वो जो इसके दवा के अंदर जैसे बहुत सारी दवा ऐसी हैं, जैसे इंडोफिल कंपनी है, श्रीराम की है, जो नाम कमा रखी हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत कम कमीशन होता है और किसान का जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये जो दवा है जो सेटिस्फाई, जो हम एग्रीकल्चर की जो दवा सेटिस्फाई है वो ही उपयोग में ले हैं, क्योंकि तभी हमारा आईपीएम लागू हो सकता है, अन्यथा हमारा लागू नहीं हो सकता आईपीएम। आईपीएम का मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये ध्यान रखिए बेटा। तो ये देखना, इसका नियंत्रण आप लोगों को मैं अभी आज भी बता रहा हूं और ये ध्यान रखना चाहिए, एग्रीकल्चर वाले कितनी भी दवा का उपयोग कर लेना, इस इंसेक्ट को मार नहीं सकते हैं। एक मिथाइल प्रोथियान, जैसे मिथाइल डेमेटोन है, ये ऐसी दवाएं इसका उपयोग लेते हैं जितना कोई वो खास रिजल्ट नहीं है। इसका रिजल्ट देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं बेटा, आपकी जैसे नीम की निमोलिया है, ठीक है ना, उसका पाउडर बनाकर आप लोग या खेत के चारों तरफ क्या करते हैं, खाई खोद दें और उसके अंदर पानी भर दें, तो इसका 100% क्या है, इसका नियंत्रण है। आप लोग चाहे कितनी भी दवा ले लो, इसका कोई साइड वो नहीं है इतना, लेकिन बाकी इसका जो नीम के पत्ते हैं, नीम की निमोलिया हैं, ये इसके लिए बहुत ही कंट्रोल है, ये साबित है। बहुत पहले ये ज़्यादा प्रकोप होता था, आजकल तो बहुत कम हो गया, लेकिन अब मौसम में नमी है इस कारण से उठकर आ गया है ये, नहीं तो नहीं आने वाला था ये इंसेक्ट, ऐसे नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना। मोइला कीट के बारे में आप लोगों को बता दिया है। इसके लिए मिथाइल पिरोथियान 2%, मिथाइल पिरोथियान 2% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से भूमि में पौधे पर बुरका देवे, ठीक है। इसके बाद में देखना रोग क्या है, रोग देखिए तो यहां पर पहला है झुलसा, क्या है, झुलसा, जिसको ब्लाइट के नाम से जानते हैं। क्या है, ब्लाइट, ये देखिए इसको क्या कहते हैं, झुलसा। इस रोग का आक्रमण होने पर फसल झुलस कर नष्ट हो जाती है, पौधा मुरझा कर नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, इसके रोकथाम क्या करेंगे। इसमें क्या था, नियंत्रण था, जो मैंने किसका किया, मिथाइल पिरोथियान का किया, किसका किया, मिथाइल पिरोथियान का किया। और यहां पर क्या आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं, जो प्लांट पैथोलॉजी, जिसको क्या कहेंगे, प्लांट पौधे के रोग, ठीक है ना, प्लांट पैथोलॉजी, पौधों के रोग। देखना ये इसके अंदर विभिन्न, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग देखेंगे आप लोग। तो जैसे मैंने अभी कुछ रोग ऐसे बता रहा हूं जो आपके बुक में चल रहे हैं, आपके सिलेबस में चल रहे हैं। तो यहां पर देखना, रोग पहला है झुलसा, जिसको ब्लाइट के नाम से जानते हैं। तो इस रोग में क्या होता है, पौधे झुलस कर नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए आप लोग नियंत्रण क्या करेंगे, रोगरोधी किस्मों की बुआई करें, हाँ, और क्या करेंगे आप लोग, मैनकोजेब का छिड़काव करेंगे, ठीक है ना। कितना, मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, इससे आसानी लाभ होता है। मैनकोजेब कितना, 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है ना। तो इसके झुलसा का नियंत्रण हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप लोग इसका नियंत्रण और करेंगे कि खेत के अंदर सफाई का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। या रोग स्थित पौधा दिखाई देवे, उसको उखाड़ कर नष्ट कर देवे या जला देवे, ठीक है ना। आप लोग उचित जैसे समझे। इसके बाद में देखना तुलासीता, ये तुलासीता क्या है, इसको हम डाउन मिडलू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डाउन मिडलू। लिखू क्या, देखना इसको, डाउन मिल्ड्यू, ये देखना, डाउन मिल्ड्यू, ये देखना आप लोग। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चूर्णी फफूंदी रोग। क्या कहते हैं, चूर्णी फफूंदी रोग। इस रोग में क्या होता है, चूर्ण जैसा सफेद पाउडर जम जाता है, जिससे पौधे की व पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है और पौधा क्या होता है बेटा, सूख कर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
इसको हम क्या कहेंगे, तुलासिता कहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रोकथाम, ध्यान है आपको, क्या करेंगे कि रोग रोधी किस्मों की बुआई करें, ठीक है। उसके बाद में हम रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला देवें, और क्या करेंगे हम, जैसे केराथेन है या फिर 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होते। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, नेक्स्ट डे में बताया था, कल नहीं नेक्स्ट डे में, क्यों कल, तो ध्यान रखना तुलासिता जो डाउन मिडली जो रोग है उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको फसल में क्या करें, सफाई का ध्यान रखें, रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला देवे, रोग रोधी फसलों की किस्मों की बुआई करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इससे जो तुलासिता जो इसको हम नाम साधारण नाम से डाउन मिडली रोग के नाम से जानते हैं, इसका नियंत्रण के लिए आप लोगों को मैंने जितनी भी दवा बताई है वो उसके लिए आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और इसके बाद में देखना सफेद रोली, अगला रोग है सफेद रोली, क्योंकि आप लोग इसके लिए केराथिन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सफेद रोली, ठीक है। इसको ध्यान रखना, तुलासिता को डाउन मिडली कहते हैं, हिंदी में इसको सफेद चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर देखना सफेद रोली, जैसे सरसों के अंदर है, जैसे एल्ब्यू कैंडिडेटा है, इसका फंगस का नाम है, कवक के द्वारा होता है, ठीक है, ये भी कवक के द्वारा होता है। तो ये सफेद क्या करता है, इस फफूंद का आक्रमण होने पर क्या होते हैं, पत्तियों पर सफेद रंग का चूर्ण जम जाता है और यह फफोले टाइप में हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पत्तियां क्या होती हैं, पीली हो जाती हैं और झड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, किसान का पैदावार कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे आप लोग, रोग रोधी किस्मों की बुआई करें और एक ही खेत में लगातार इस फसल की बुआई ना करें, क्योंकि इस रोग का प्रकोप हो रहा है, उस खेत के अंदर फसल की बुआई नहीं करें, उचित फसल चक्र अपनाएं और 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है। इसके बाद में देखना यहां पर अगला आपका इस फसल का क्या पॉइंट है, उपज देखना, क्या है, उपज देखना। आप लोग उपज कितनी प्राप्त होती है, उपज देखिए। इस फसल का जो अंतिम पॉइंट आता है वो है इल्ड, क्योंकि हमने कीट देखा है, इसके बाद में रोग देख लिया है कि झुलसा को किस नाम जानते हैं, ब्लाइट के नाम से मैंने बता दिया है आपको, बेटा ध्यान रखना। तुलासिता को डाउन मिडली के नाम जानते हैं, सफेद रोली ये जो रोग है इसके बारे में आप लोग अध्ययन किए। तो यहां पर मैंने उपज की बात कर रहा हूं, सॉरी, इससे पहले उपज से पहले आप लोग किसका पॉइंट रह गया, एक कटाई, कटाई एवं मंडाई देखना आप लोग, कटाई एवं मंडाई। क्योंकि अगर फसल को आप लोग लगातार पानी देते रहते हैं, खाद उर्वरक दे देते हैं, तो फसल लंबे समय तक क्या रहती है बेटा, हरी भरी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, हरी भरी बनी रहती है, जिससे वो समय पर नहीं पक पाती है और उत्पादन कम बैठता है और किसान कटाई भी नहीं कर पाता। कुल मिला के बात यह है कि किसान समय पर कटाई नहीं कर पाता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका देखना आप लोग, किसान क्या करेगा, बाहरी लक्षणों को देखकर फसल की कटाई कर लेते हैं। फसल के पत्ते झड़ने लग जाएं और फलियां पीली पड़ने लग जाएं, क्या, फसल में की पत्तियां या पौधे की पत्तियां झड़ने लग जाएं और फलियां पीली पड़ने लग जाए, तब फसल की कटाई कर ले, ठीक है। कटाई करने के बाद में क्या करेंगे कि छोटी छोटी पुलियां, क्या, बंडल, छोटी छोटी पुलियां या बंडल बना लिया जाता है और 5-7 दिन के लिए उसको सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है बेटा, थ्रेसर के द्वारा, थ्रेसर मशीन होती है, उसके द्वारा दाने को भूसे से अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे हम, भंडारण कर लेंगे। जब 8% नमी होंगी तब बीज का भंडारण कर लेते, जिससे अन्य रोग वगैरह या दाना खराब नहीं होता है, ठीक है ना, बीज की गुणवत्ता बनी रहती है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना हमारा अंतिम पॉइंट है उपज देखना। इस फसल का अंतिम पॉइंट क्या है, उपज है।
तो ये ध्यान रखिए, इसमें उपज कितनी प्राप्त होती है? 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होती है। ये देखिए आप लोग, इसका जो फैक्ट है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर। तो देखिए बेटा, ये आपकी जो तारामीरा था वो आपका पूरा होता है। ठीक है, ठीक। ये इस तारामीरा के अंदर मोस्ट और इंपॉर्टेंट यहां पर बीज की मात्रा बनती है, ठीक है ना। और यहां पर पूछ लिया जाता है कि इसकी बुआई का समय क्या है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर खाद एवं उर्वरक पूछ लिया जाता है और रोग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। देखिए बेटा, यहां पर मैं आप लोगों को इस फसल के प्रश्न के बारे में बता रहा हूं कि कैसे जो पीछे वाली फसल भी है और जो यहां तक मैंने पढ़ा दी है उनमें प्रश्न कैसे बनते हैं। तो देखना, यहां पर मैं प्रश्न बना रहा हूं आपके लिए, देखना। ये देखिए बेटा, यहां पर देखना, जैसे क्वेश्चन बन रहा है, पहला यहां पर कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं, देखना कि तारामीरा या दुआ कह सकते हैं या रॉकेट क्रेस कह सकते हैं आप लोग। तारामीरा की खेती, तारामीरा की खेती को करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, या आप लोग मूंगफली की खेती या सरसों की खेती या फिर तिल की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती, बाजरा की खेती, ये जो भी हमने जो पढ़ाया है आपको, लगभग यहां पर आपकी ये तिलहनी फसलें पूरी होने पर हैं। क्रियल क्रॉप्स पढ़ लिया आपने, दलहनी फसल पढ़ लिया आपने, तिलहनी फसल है वो आपकी कल पूरी हो जाएगी बेटा। इसके बाद में हम केस क्रॉप के बारे में देखेंगे या फूडर्स क्रॉप के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां तारामीरा की खेती, तारामीरा की खेती के बिंदु, क्या तारामीरा की खेती निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। ये देखिए बेटा, क्योंकि मैंने यहां पर सभी फसलों का नाम लिया है। यहां पर आप लोग यहां मूंगफली लिख सकते हैं, गेहूं लिख सकते हैं कि तारामीरा की खेती निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यहां पर 4 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने का आएगा? 4 अंक का आएगा। तो यहां देखना बेटा, 4 बिंदु के अंदर होगा। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं जलवायु, क्या लिख दिया? जलवायु। ये देखिए क्लाइमेट, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है क्लाइमेट। और दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आ गया? बीज दर, ठीक है, बीज दर, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या आ गया? किस्में आ गया, ठीक है। इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है यहां उपज। क्या आ गया? उपज आ गया। क्योंकि आप लोगों को ये बिंदु पता है और इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा उत्तर डालिए और यहां पर ये डालिए, ठीक है। और इसका जो जलवायु है वो लिख लीजिए यहां पर, ठीक है। बीज दर है तो यहां पर 2 नंबर डालिए, दो लाइन छोड़कर। उसके बाद में यहां पर बीज की मात्रा बता दीजिए, ठीक है। यहां पर फिर 2 लाइन छोड़िए, क्योंकि ये आप लोग इस प्रकार से करेंगे तो 2 पृष्ठ भर जाएंगे इस फसल में। फिर उसके बाद में किस्में, एक लाइन के अंदर एक किस्में लिखिए, ताकि आप लोग बहुत बढ़िया ये जो प्रश्न है वो अच्छा लगे आपका। और वो फिर चेक करने वाला आप लोगों को जो भी है, जैसे ये सही है तो 1 नंबर मिल जाता है, ये सही है तो 1 नंबर मिल जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को ये 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से इसका निधान करते हैं आप लोग, ठीक है बेटा।
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रकार से बनेगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि तारामीरा का बीजोपचार करके बताइए, ठीक है, या बीजोपचार लिखिए, सभी फसलों में लिख सकता है, चाहे कोई भी, जितनी भी हमने फसल पढ़ाएंगे उसके अंदर पूछेगा। इरिगेशन पूछ सकता है, ठीक है, क्रिटिकल स्टेज पूछेगा आपको कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्था बताइए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, जो हमारा ये प्रश्न इस प्रकार से जो क्वेश्चंस है सभी फसलों में, जैसे मैंने आप लोगों को ये फसल बताया जा रहा है यहाँ पर, उनमें जितनी भी आप जो जैसे तारामीरा यानी जैसे गेहूं है, जौ है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, हाँ, इसके बाद में मूंगफली है, तिल है, सरसों है, इनमें सभी प्रकार में इसी प्रकार का प्रश्न बनता है। तो आप लोग छोटे छोटे प्रश्न बनाना चाहेंगे तो इसमें बना सकते हैं। ये हमारे 6 नंबर पर तारामीरा ये फसल कंप्लीट होती है। तो इसको देखना, हम अगली फसल है वो अलसी, जो आप लोगों को हम कल बताएंगे। तो देखना बेटा, ये जो आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद बेटा।